हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज है 19 मार्च और 19 मार्च 2021 के जितने भी करंट अफेयर के प्रश्न बनते इन सभी प्रश्नों को हम साथ में डिस्कस करेंगे और उन प्रश्नों से लेकर जितने भी उसके स्टैटिक जीके के प्रश्न बनते उनको भी साथ में हम लोग साथ में डिस्कस करेंगे। और ये जो क्लास है ये आपके लिए एयरफोर्स, एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपीएसआई, स्टेट पीसीएस, सुपर टेट, यूपी ट्रिपल एससी, पेट और यूपी लेखपाल, मतलब जहाँ जहाँ आपकी करंट अफेयर आती है वहाँ ये क्लास जो आपके लिए बहुत रामबाण साबित होने वाली है। और अगर आप लोग एक एक पॉइंट को अच्छे से नोट करते हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। ज़्यादा देर ना करते हुए आज की क्लास को हम सेशन स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले जो भी साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले नंबर पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आपको डेली अपडेट यहाँ से प्राप्त होती रहे। ठीक है, तो देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट प्रश्न कौन सा हो जाता है। पहले प्रश्न की बात हो रही है, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे 18 मार्च को यहाँ पे मनाया गया है। ठीक है, तो एक एक पॉइंट पहले नंबर पे हम समझ लेते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या हो। पहले तो ये जान लेते हैं कि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा ग्लोबल रिसाइकलिंग जो डे है ये कब मनाया जाता है, 18 मार्च को मनाया जाता है। अब इसके बाद ये आती है भाई आखिर है क्या ये। देखो, ग्लोबल का मतलब तो हो गया पूरा वर्ल्ड हो गया, मतलब ग्लोबल का मतलब क्या हो गया, संसार हो गया। अगर यहीं पे बात करें रिसाइकलिंग की तो देखो, रिसाइकलिंग का मतलब कि एक साइकिलिंग होता है और एक होता है रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग के साथ ऐसे समझो जैसे आपने देखा होगा कि जितनी भी प्लास्टिक होती है इन सभी का क्या रिसाइकलिंग किया जाता है। रिसाइकलिंग के दौर से क्या होता है, वही प्लास्टिक बाद में क्या होता है, मशीनों के द्वारा गला दी जाती है और गला देने के बाद में उसी को नए नए तरीके से चेयर हो गया या क्या नाम मेज हो गई, इन सभी चीज़ों का बना दिया जाता है। मतलब जो चीज़ बनी हुई है उसी को दोबारा से क्या कर देते हैं, उसको गला कर और फिर से बना देना क्या कहलाता है, रिसाइकलिंग बनाता है। तो अच्छे से याद हो गया होगा। अब जरा समझते हैं इससे प्रश्न क्या क्या निकल के आ सकते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है कि ग्लोबल रिसाइकलिंग डे हर वर्ष 18 मार्च को मनाया जाता है ताकि हमारे प्राकृतिक संसाधनों को जिस तेजी से उपयोग किया जा रहा है उसके बारे में आम लोगों को जागरूकता पैदा हो सके। दिन में रिसाइकलिंग की अवधारणा और अभ्यास को बढ़ावा देता है। कारण को बढ़ावा देने के हर वर्ष पर्यावरण और कार्यकर्ताओं द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। 2021 में ग्लोबल रिसाइकलिंग डे की जो थीम है रिसाइकलिंग हीरोज। अब देखो होता क्या है, मैंने आपसे क्या बताया, जितने भी डेज होते हैं उनकी सबसे इंपॉर्टेंट आपके प्रश्न एग्जाम में पूछता है कि थीम क्या है। थीम का मतलब हमने क्या बताया, विषय। तो ये सभी साथी क्या करें, इसको नोट पॉइंट करके इसको नोट कर लेंगे कि 2021 ग्लोबल रिसाइकलिंग डे की जो थीम है ये क्या है, रिसाइकलिंग हीरोज। ठीक है, तो ये भी अब सभी साथियों को याद रखना, यही प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा कि अभी हाल ही में ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया गया, इसकी थीम क्या है। तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे रिसाइकलिंग हीरोज आ जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका देखो ग्लोबल का आपको यहाँ पे मैप दिख रहा है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऐसा क्या हो जाएगा, संस्कृति मंत्री अक्षय पात्र नामक महिला कला प्रदर्शनी का यहाँ पे उद्घाटन किया हुआ है। अब जरा यहाँ पे समझ लेते 2 से 3 प्रश्न यहाँ से कौन कौन से आपसे पूछ सकता है। सबसे पहले नंबर पे तो आपको ये जानना है कि संस्कृति जो मंत्री हैं इन्होंने अभी क्या किया है, अक्षय पात्र नामक महिला कला प्रदर्शनी का यहाँ पे उद्घाटन कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न अभी पूछा जाएगा, अभी हाल ही में संस्कृति मंत्री ने कौन से नामक महिला कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। तो आंसर क्या आ जाएगा, अक्षय पात्र आ जाएगा। ठीक है, अब जरा एक एक पॉइंट इसको समझ लेते हैं कि और इससे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। यहाँ पे बात हो रही है कि संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह, तो आपको ये भी सभी साथियों को याद रखना है। अगर आपसे पूछ लेता है कि भाई आप संस्कृति और पर्यटन मंत्री कौन है, तो आंसर क्या आ जाएगा, प्रहलाद सिंह पटेल। ठीक है, अब जरा आगे समझ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में रविंद्र वन गले अक्षय पात्र नामक अखिल भारतीय महिला कला प्रदर्शनी का यहाँ पे उद्घाटन किया गया है। ठीक, समझ में आ गया। इसी की अगर हम बात करें, ललित कला अकादमी द्वारा दुनिया की सभी महिलाओं को कलाकारों को अवसर प्रदान प्रदर्शनी लगाई गई थी। जैसा कि ये देखो यहाँ पे आपको फोटो में दिख रहा होगा ललित कला अकादमी यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में अगर और हम बात करते हैं तो यह 20 मार्च तक जारी रहेगा और 12 से अधिक देशों में 250 से अधिक कलाकृतियों को प्रदर्शित करेगा। मतलब कुल मिलाकर ये कल तक कार्यक्रम जारी रहेगा। और इसी की बात करें तो करो ना सलाम, ये भी एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया वहाँ पे। ठीक है, तो आप अगर आपसे प्रश्न पूछ लेता संस्कृति मंत्री ने अक्षय पात्र नामक महिला का भी हाल ही में उद्घाटन किया है, तो ये कहाँ पे किया, नई दिल्ली में किया। किसने किया है, तो पर्यटन मंत्री कौन है, प्रहलाद सिंह, इन्होंने अभी हाल ही में इसको उद्घाटन कर दिया। और कब तक जारी रहेगा, इसमें अगर हम बात करें तो 20 मार्च तक रहेगा। कितने देशों ने यहाँ पे शामिल किया, तो अच्छे से आपको याद होगा कि जब कभी भी आपके देश की बात होगी तो क्या होगा, यहाँ पे 12 से अधिक देशों की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक, आगे समझते हैं। इसके बाद समझते हैं जरा नेक्स्ट प्रश्न क्या हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे फ्रंटियर गांधी की आत्मकथा का अंग्रेजी में विमोचन कर दिया गया। तो सबसे पहले नंबर पे तो हम ये जान लेते हैं कि अगर फ्रंटियर गांधी हैं क्या। अगर ये हमें चीज़ें समझ में आ गई तो आपको अच्छे से कोई समस्या नहीं होगी।
ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता हो, हिस्ट्री आपने अगर पढ़ी होगी तो यहाँ पे एक प्रश्न उठ के आता है कि फ्रंटियर गांधी किसको बोला जाता है। तो अच्छे से आपको याद रखना है, खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या बोला जाता है, फ्रंटियर गांधी बोला जाता है। ठीक है, अब देखो प्रश्न क्या होगा, स्टैटिक जीके से इसी तरीके से प्रश्न आपसे पूछ लेगा, फिर आप लोग परेशान हो गए, पता नहीं कहाँ से करंट अफेयर के जीके का प्रश्न पूछ लेता है। ठीक है, तो फ्रंटियर गांधी की आत्मकथा अंग्रेजी में विमोचन इसका कर दिया। विमोचन का मतलब अंग्रेजी में उसको लिखा जा रहा है। ठीक है, अब जरा समझ लेते हैं इसके और पॉइंट क्या हो जाएंगे। स्वतंत्रता सेनानी खान अब्दुल गफ्फार खान की आत्मकथा द फ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल का विमोचन अभी हाल ही में कर दिया गया। अगर इसकी हम बात करें, अब्दुल खान की आत्मकथा है। आत्मकथा का अंग्रेजी अनुवाद जो पहली बार 1983 में ईरानी भाषा में यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, भाषा पाश्तो में प्रकाशित हुई थी। तो अगर आपसे पूछ लेता है कि जो इनकी पुस्तक है फ्रंटियर गांधी की, इन्होंने अंग्रेजी में विमोचन हो जाए, ये पहली बार पुस्तक जब लॉन्च हुई थी तो कौन सी भाषा में हुई थी, तो ये ईरानी भाषा में हुई थी। कब लॉन्च हुई थी, 1983 में। तो समझ में आ गया, पूरी की चीजें आप लोगों को समझ में आ गई। ठीक है ना, इसके बाद आगे समझ लेते हैं। अगर पुस्तक की बात करें तो पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद जो है ये पूर्वी पाकिस्तानी लेखक इम्तियाज अहमद साहिबजादा ने किया हुआ। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई इसका जो अनुवाद किया गया है कौन सी भाषा में किया गया है, तो अंग्रेजी भाषा में किया। किसने किया है, तो पाकिस्तान के ये लेखक हैं। ठीक है, अगर इसकी हम बात करें, यह रोली बुक पब्लिशिंग द्वारा इसको क्या पब्लिश किया जा रहा है, तो ये भी साथ में याद रखना है, प्रश्न आपसे पूछ लेगा। खान अब्दुल खान की भारतीय ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ अफगान स्वतंत्रता सेनानी थे। तो अच्छे से इनके बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि इनके बारे में खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या बोला जाता है। ठीक है, आई थिंक मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आपको ध्यान से समझ में आ गई होंगी कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों को साथ में याद करनी है। ठीक है, यहाँ तक सभी साथियों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। प्रश्न को आपके किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अगर आप ये चाह रहे हैं कि आप वन लाइनर के एग्जाम के थ्रू आप चीज़ों को तैयार कर रहे हैं तो आपको समस्या होगी, लेकिन अगर आपने एक प्रश्न की थ्योरी पढ़ी है तो आपको चीज़ें बहुत अच्छी से तैयार हो जाती है। ठीक है, तो आज का नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे बात हो रही भारत उज्बेकिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक सेकंड रानीखेत में शुरू हुआ। अब देखो समझ लेते हैं, आपको जैसे मैंने क्या बताया कि यहाँ पे बात हो रही है किसकी, संयुक्त सैन्य अभ्यास की। पहले तो ये समझ लेते हैं आखिर ये क्या होता है। संयुक्त सैन्य अभ्यास का होता कि जो हमारे देश की सेना होती है या दूसरे देश की सेना होती है, तो इन दोनों के आपस में एक अभ्यास होता है कि अगर बाई चांस क्या होता है आपका लड़ाई हो जाती है तो कम से कम अभ्यास के थ्रू क्या होगा। जैसे मान लो आपको मैं कोई प्रश्न बता रहा हूँ और उसमें क्या होता है कि आपको अगर मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको अभ्यास करना, तो क्यों, ताकि आप चीज़ों को सीख जाओ। तो इसी का भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में जो दस्तलिक जो ये अभ्यास हुआ है ये रानीखेत में संपन्न हुआ है। और ये तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा, रानीखेत की अगर हम बात करें, रानीखेत कहाँ पे पड़ता है, तो आपका उत्तर क्या आएगा कि उसका रानीखेत जो है उत्तराखंड में पड़ा हुआ है। कहाँ पे है, उत्तराखंड में। और जिन लोग आपको अच्छे से याद भी होगा कि जो एक मूवी आई थी कौन सी, राजा हिंदुस्तानी, उसी की शूटिंग कहाँ हुई थी, रानीखेत में हुई थी। ठीक है, अगर इसकी हम बात करते हैं कि दस्तलिक, तो आपसे पूछा जाएगा भारत उज्बेकिस्तान के बीच में कौन सा अभ्यास शुरू हुआ है, तो आंसर क्या आ जाएगा, दस्तलिक सेकंड यहाँ पे शुरू हुआ है। कहाँ पे शुरू किया गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, रानीखेत में शुरू हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद में हम अगर बात करते हैं, इसी की बात करते हैं, यह दोनों सेनाओं को वार्षिक द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास का दूसरा संस्करण है। मतलब इससे पहले भी ये हो चुका, जैसा कि आपने देखा होगा। यहाँ की अगर हम बात करें तो ये उसमें सेकंड लिखा हुआ है। ठीक है, ये सेकंड आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सेकंड, तो इससे पहले भी एक हो चुका है। ये 19 मार्च तक जारी रहेगा, मतलब आज की तारीख तक ये जारी रहेगा। अगर इसकी हम और बात करते हैं, दस्तलिक सेकंड अभ्यास का पहला संस्करण कब हुआ था, नवंबर, ये आपको कॉपी में नोट करना है कि नवंबर 2019 में उज्बेकिस्तान में हुआ था। लेकिन अब ये कहाँ भाई, एक बार अगर उज्बेकिस्तान में हुआ तो एक बार इंडिया में होगा। तो इंडिया में कहाँ पे हुआ, उत्तराखंड में हुआ। उत्तराखंड के कहाँ हुआ, रानीखेत में हुआ। ठीक है, इसके बाद अगर हम और बात करते हैं, 17 से 18 मार्च तक ये 36 घंटे का संयुक्त मानकरण अभ्यास है। तो अगर आपसे पूछ लेता है कि भाई ये जो अभ्यास हुआ है कितने घंटे तक चला, तो आंसर क्या आएगा, 36 घंटे यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो भी साथी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या आरओ की तैयारी कर रहे हैं, वो साथी एक पॉइंट को जरूर नोट कर लें, क्योंकि आपको करंट अफेयर में इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सभी साथियों को कि इससे प्रश्न कौन कौन पूछा जा सकता है। तो अगर पहला संस्करण की बात करें तो कब होगा, नवंबर 2019 में हुआ था। कहाँ पे, उज्बेकिस्तान में हुआ था। और जो अब जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, इंडिया में हो रहा है। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, समझते हैं जरा। यहाँ पे बात हो रही है आर्थिक सूचना सूचकांक 2021 में सिंगापुर शीर्ष पे है। अब देखो पहले नंबर पे तो ये समझ लेते हैं कि भाई इससे कौन कौन प्रश्न निकल के आ सकते हैं। यहाँ पे दो चीजें आपको याद रखना है कि आर्थिक
स्वतंत्रता सूचकांक जो है 2021 है, ये आपके सबसे टॉप नंबर पे कौन है? सिंगापुर आपका आ जाता है। कौन आता है? सिंगापुर। अब जरा समझ लेते हैं यहाँ पे कि आखिर इसके कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सिंगापुर ने 7 के कुल स्कोर के साथ साथ लगातार दूसरे वर्ष में आर्थिक सूचकांक शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसके बाद न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे फिगर में देखो दिख रहा होगा, ये आपको मैंने एक डाटा लेके आया हूँ, तो ये चीज़ आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और जिन साथियों को पीडीएफ की समस्या रहती, कई सारे लोग कमेंट करके कहते बोले कि सर पीडीएफ की समस्या है, तो वो हमारा टेलीग्राम चैनल पाठशाला विद गौरव को ज्वाइन कर लें। वहाँ से आप लोग इसकी डेली पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करते हैं, सूचना अमेरिकी रूढ़िवादी थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अगर आपसे पूछ लेता है कि भाई जो ये सूचकांक है इसको जारी कौन करता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा ये जारी किया जाता है। अगर इसकी हम बात करते हैं, इसने जुलाई 2019 से 2020 के बीच में 84 देशों में शामिल हुआ था। तो 184 देश इसमें शामिल हुए थे। उनमें से अगर हम बात करें तो सिंगापुर सबसे टॉप स्थान पर रहा, सेकंड नंबर पर न्यूजीलैंड रहा। अब बात आती है कि भाई भारत का क्या स्थान रहा है। ठीक है, तो आप अच्छे से जानते हो कि भारत की स्थिति कितनी खराब चल रही है। ठीक है ना, समझेंगे भाई। भारत को मोस्ट अनफ्री श्रेणी के तहत, मोस्ट अनफ्री मतलब ये पूरी तरीके से फ्री नहीं है। ठीक है ना, समझ में आ गया। 100 में से केवल और केवल 5 अंकों के साथ 121वें स्थान पर यहाँ पे भारत का स्थान है। तो आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि भाई आर्थिक स्वच्छता सूचकांक में 2021 में भारत का कौन सा स्थान है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 121 यहाँ पे आ जाएगा। और किसमें कितने अंक मिले हैं? 100 में से 5 अंक इसको मिले हुए हैं। ठीक, अगर इसकी हम और बात करते हैं, एशिया प्रशांत देशों में भारत 40 देशों के 26वें स्थान पर आज। अगर हम इसकी बात करें, जो एशिया प्रशांत के देश उनमें 26वें स्थान है, लेकिन अगर टोटल 184 देशों की बात करें तो इंडिया जो है 121वें स्थान पर अपना नाम बना रखा है। ठीक है, इसमें डाटा देखो दे रखा है कि कितने पॉइंट किसको मिले हुए हैं। ये चीज़ आप लोग समझ लेके टॉप 5 का नाम हमने यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, आई थिंक उम्मीद है कि चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं क्या? जम्मू कश्मीर के बडगाम में आयोजित हुआ नशा मुक्ति भारत अभियान कार्यक्रम। अब देखो आपको प्रश्न किस तरीके से पूछा जाएगा, एग्जाम में पूछ लेगा अभी हाल ही में कहाँ पर नशा मुक्ति, आपसे पूछेगा नशा मुक्त भारत अभियान अभी हाल ही में कहाँ पर चलाया जा रहा है, कहाँ पे आयोजित हुआ, तो आंसर क्या आ जाएगा? जम्मू और कश्मीर में क्या हुआ, इसको चलाया गया। अगर आपसे पूछ ले तो जम्मू कश्मीर में कहाँ पे, तो ये वडगाम में। तो ये प्रश्न आप अगर आप इसको टुकड़ों में याद करोगे तो कोई भी समस्या आप लोगों को नहीं होगी। ठीक है, तो ये तो आपको पता है कि केंद्र शासित प्रदेश क्या जम्मू कश्मीर है। और इसकी हम बात करें, नशा मुक्त भारत अभियान जो कार्यक्रम ये आयोजित किया गया कहाँ पे? वडगाम में। वडगाम के जम्मू कश्मीर में इसको शुरुआत करी गई है। ठीक है, अगर कार्यक्रम का उद्घाटन की बात करें तो जिला विकास आयुक्त शहबाज अहमद मिर्जा द्वारा इसको किया गया था। और इसकी अगर हम बात करें समाज कल्याण विभाग द्वारा, समाज कल्याण का मतलब आप लोग समझते होंगे यहाँ पे। और इसके साथ साथ में कई सारी गैर सरकारी संस्थाएं संगठन उनको क्या करती हैं? जारी करती हैं। जैसा कि देखो फोटो में आप लोगों को दिख रहे होंगे, सभी लोग क्या है एक तरीके से बैठे हुए हैं और मीटिंग में भाग ले रहे हैं। अगर इसकी हम बात करते हैं, यह एक परिणाम उन्मुख अभियान है। सभी स्तरों पर आम लोगों को इस संदेश को फैलाना सबसे अहम है। नशा मुक्त भारत अभियान मतलब जो भी लोग नशा करते हैं उन चीज़ों से क्या हो सके, भारत मुक्त हो सके। इसी को आपके जो स्टेट हो गए या आपके केंद्र शासित प्रदेश हो गए, यहाँ पे योजना ये चलाई जा रही, जिससे क्या होगा कि नशा मुक्त भारत का अभियान जो है वो पूरी तरीके से कारगर हो सके। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं कि आखिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न कौन सा बन जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की बात हो रही, दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट संग्रहालय ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी को मिला अवार्ड। अब देखो आपसे मैंने क्या बताया कि अगर आप वन लाइनर केवल तैयार कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको समस्या खड़ा करेगा। ठीक है ना, तो आप लोगों को करना क्या है कि सबसे पहले नंबर पे तो कॉपी पेन बैठ के आपको नोट जरूर करना है। जो साथी ये नोट करेगा तो मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि जो भी करंट अफेयर आएगा आप उसको कर पाएंगे। ठीक है, और अगर आप लोग लाइव क्लास देख रहे हैं तो जरूर से आप लोग क्लास को शेयर करिएगा, जिससे क्या हो सके और नए साथी जोड़ सके। जो भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं उनको आप लोग भेजिएगा, बताइएगा क्लास यहाँ पे कितनी अच्छी क्लास आपकी हो रही है। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे कि दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट संग्रहालय ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी को मिला अवार्ड। अब देखो यहाँ से प्रश्न कैसे स्टैटिक जीके में पूछ लेगा, प्रश्न पूछेगा कि भाई दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट संग्रहालय जो है वो कौन सा है और कहाँ पे है। बात आगे समझ में, दो प्रश्न आपसे पूछेगा यहाँ से। भाई ये तो पूछेगा दुनिया का सबसे बड़े क्रिकेट संग्रहालय ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी को मिला अवार्ड। ठीक, समझ में आ गया। तो अब हम अगर इसकी बात करते हैं कि भाई इसकी क्या क्या प्रश्न इससे निकल के, तो सबसे बड़े संग्रहालय का नाम क्या यहाँ पे हो जाएगा? ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी। ठीक है, ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी को क्या मिल गया? अवार्ड मिल गया। इसी की अगर हम बात करते हैं ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी म्यूजियम, ये कहाँ पे? पुणे। अच्छे से आपको याद रखना है कहाँ पे है, ये पुणे में है।
ठीक है, पुणे को आपको पता है कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। वर्ल्ड रिकॉर्ड अकादमी मियामी अमेरिका द्वारा वर्ल्ड रिकॉर्ड अवार्ड को सम्मानित किया गया। तो अगर आप पूछ लेता है कि जो पुरस्कार दिया गया किसके द्वारा, तो अमेरिका के द्वारा पुरस्कार ये दिया गया था। इसे दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट संग्रहालय माना जाता है। क्रिकेट संग्रहालय का मतलब पहले तो ये समझ ले, संग्रहालय म्यूजियम होता क्या है। म्यूजियम में क्या होता है कि जैसे आप, अगर हम मान के चलते हैं कि जैसे आपका कोई कमरा है और आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं और वो आप अपने कमरे में उठा के रख देते हो कि भाई यहाँ पे ये मैंने बना दिया, यहाँ पे मेरी किचन है, यहाँ पे ये होगा, और इस कमरे में अपनी बुक्स को हम प्रोवाइड करा देते हैं या रख देते हैं। तो इसी तरीके से क्या होगा कि यहाँ पे जो म्यूजियम होता है वहाँ पे जो भी क्रिकेट से संबंधित है वहाँ पे कई सारे, कोई जिसने बैट को यूज किया है, जिसने बॉल को यूज किया, या कई सारे जो इसी तरीके से चीज़ों का, इन्हीं को बोला जाता है म्यूजियम, जैसे कि आपको फिगर में फोटो में दिख रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि संग्रहालय की स्थापना क्रिकेट के प्रति उत्साही पूर्व अंडर 19 महाराष्ट्र के क्रिकेट खिलाड़ी रोहन पटेल के द्वारा ये की गई थी। अब आपको स्टैटिक जीके में प्रश्न पूछ लेगा कि अभी हाल ही में जो क्रिकेट संग्रहालय है उसको अवार्ड मिला है, तो इसकी स्थापना किसने की थी, तो आंसर क्या आ जाएगा, रोहन पटेल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अब जरा और समझ लेते हैं। संग्रहालय में दुनिया भर के क्रिकेट खिलाड़ियों के करीब 51,000 से अधिक यादगार स्मारक यहाँ पे बना दिए गए हैं। मैंने आपको बताया था जो यादगार चीजें होती हैं उनको म्यूजियम में रख दिया जाता है। ठीक है, अगर इसकी हम बात करते हैं, इसमें 5,000 स्क्वायर फीट लंबी गैलरी है जिसमें कैसल ऑफ क्रिकेट के रूप में जाना जाता है। तो ये भी आप इससे आप पे प्रश्न पूछ लेगा कि जो वहाँ पे संग्रहालय में जो गैलरी बनी है उसको क्या नाम दिया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, कैसल ऑफ क्रिकेट। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आप लोगों को अच्छे समझ में आ रही होंगी। अगर आप लोगों को समझ में आ रही हैं तो आप लोग प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर जरूर करते चलें। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट प्रश्न की बात हो रही, दिल्ली को एक IQAR द्वारा दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर में चुना गया है। ठीक है, आप जरा समझ लेते हैं यहाँ पे। जैसा कि आपको पता होगा कि दिल्ली सरकार है, आए दिन डेली दिल्ली क्या करती है कि वो ऑड इवन का फॉर्मूला अपनाती, इसलिए अपनाती वो, ताकि दिल्ली में जो, देखो दिल्ली में एक कारण भी है कि दिल्ली में आपकी कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो अब उनसे जो धुआं निकलेगा वो जाएगा कहाँ, ऐसा तो नहीं वो अपने घर ले जाएंगे, भाई धुआं है तो शहर में जाएगा ना। इसी कारण से क्या है, यहाँ पे दिल्ली को IQAir इंडेक्स द्वारा दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी में चुना गया है। ठीक है, अब जरा इसकी हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे क्या क्या चीज़ें समझ में। सूच संगठन के द्वारा एयर द्वारा वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 में नई दिल्ली को लगातार तीसरे वर्ष, ये पॉइंट आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लगातार तीसरे बार सबसे प्रदूषित शहर में कौन आया, तो आंसर क्या आ जाएगा, दिल्ली आ जाएगा। ठीक है, यहीं पे अगर हम बात करें 10वां सबसे प्रदूषित शहर में चुना गया, अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो ये 10वां सबसे प्रदूषित शहर में चुना गया। और दुनिया के शीर्ष प्रदूषित शहर कौन कौन से हैं, तो शिनजियांग चियान, अगर आपसे पूछा जाए सबसे टॉप नंबर पे कौन है तो कौन आ जाएगा, चीन का है ये, कहाँ, शिनजियांग। वहाँ भी देखा होगा कई सारी फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ पे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, तो ये जब आपका जो कंपनियाँ होती हैं इनमें कहीं ना कहीं धुआं निकलेगा तो वो जाएगा कहाँ, जाएगा तो शहर में ही। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे प्रदूषित भारतीय शहर कौन कौन से हैं, ये आपसे एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लेगा, तो समझ लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे आपको पता है दिल्ली आ जाएगा, इसके बाद गाजियाबाद। अब गाजियाबाद क्यों हो जाए, क्यों, गाजियाबाद उसी से सटा हुआ लगा हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद बुलंदशहर होगा, बुलंदशहर भी दिल्ली के पास में लगा हुआ। विसरक हो गया, जलालपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ और भिवानी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कानपुर लखनऊ को ये मत समझना कि यहाँ पे प्रदूषित शहर में ये नहीं है, कानपुर और लखनऊ भी इसके नाम है, तो ये प्रश्न इसके नाम आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, अब देखो होता क्या है, ये रिपोर्ट जो बनाई जाती है इसका मतलब क्या होता है। देखो ये रिपोर्ट होती है, भाई आपको अच्छे से पता होगा, अगर आपको फिर कुछ भी नहीं पता तब भी इसका आंसर आप दे सकते हो। भाई अगर वायु हमारी जो मतलब एयर है, एयर पोल्यूटेड होगा तो हमारा ऑर्गन कौन सा अफेक्टेड होगा, फेफड़ा होगा। अगर फेफड़ा होगा तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि इसका कितनी इसकी गुणवत्ता जो है मापी गई है, तो आपको याद रखना है 2.5 मौजूद के आधार पर वायु गुणवत्ता को मापता है। ठीक है, और देखो ये आपको एक फोटो में लेके आया हूं जिसमें आपको क्या है, दिल्ली जो इंडिया गेट है वो कितना धुंधला नजर आ रहा है, वो इसी कारण से धुंधला नजर आ रहा है। जब आप दिल्ली में सुबह के टाइम निकलेंगे तो आपको कोहराट समय मिलेगा, चाहे गर्मी हो और चाहे सर्दी हो। ठीक है, आई थिंक मुझे उम्मीद है कि चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी कि आपको प्रश्न को किस तरीके से तैयार करना है और क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, क्या क्या चीज आपको छोड़नी है। ठीक, क्योंकि होता क्या है कि पढ़ तो आप बहुत सारा लिए हो, लेकिन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज पढ़नी है ये भी बहुत मायने रखता है।
इसके बाद हम लोग बात करते हैं हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2020 जारी कर दी गई है, तो इसके बारे में जरा समझ लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न इससे निकल के आ सकते हैं। यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछेगा हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट जो है ये कब जारी की गई है, कौन से ईयर की जारी की गई, तो आंसर क्या आ जाएगा 2020 की ये जारी कर दी गई है। अगर इसकी हम बात करते हैं, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 7 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ में अगर हम यहाँ पे बात करें तो 4,12,000 डॉलर मिलियनर घर संपन्न घर मौजूद हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले नंबर पर समझ लेते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। हुरून इंडिया वेल्थ की बात हो रही, हेल्थ और वेल्थ की बात हो रही, तो यहाँ पे देखा जाता है कौन से घर जितने स्वस्थ हैं, कौन कौन से लोग हैं, कौन सा शहर पोल्यूटेड है, कौन से शहर में कितने घर जो बने उन घरों में कितने लोग स्वस्थ हैं। समझ में आ गया। ऐसा नहीं होगा कि केवल शहर को ले लिया, तो घरों की घर प्रति को यहाँ पे निकाला जाता है। तो अगर इसकी लागत की बात करें तो कितने 7 करोड़ रुपए इसमें खर्चा आया हुआ इस रिपोर्ट को बनाने में। हुरून रिच लिस्ट के पास में अगर बात करें तो 1,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है। भारत में ऐसे घरों की संख्या करीब करीब कितनी है, 3,000 है। तो आपको याद रखना है हुरून अगर रिच लिस्ट की पास की हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 1,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के करीब करीब कितने घर हैं, 3,000। आप अंदाजा लगा सकते हो कि 3,000 घर ऐसे हैं जिनके पास में 1,000 करोड़ रुपए की अधिक से संपत्ति है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या क्या पॉइंट याद रखना। भारत के शीर्ष 10 राज्य में 3% करोड़पति परिवारों के घर कहाँ पर, तो महाराष्ट्र में, भाई जाहिर सी पता महाराष्ट्र का इंडस्ट्रियल एरिया है पूरा, उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु और कर्नाटक और गुजरात। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत के शीर्ष जो स्टेट हैं जिनके पास 3% करोड़ की परिवारों के पास घर है, इनमें से कौन सा स्टेट है, 4 स्टेट दे देगा आपसे, कोई ना कोई स्टेट एक पूछ लेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये भी सभी साथियों को यहाँ पे याद रखना। आई थिंक मुझे उम्मीद है कि चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, और जो साथी कई सारे लोगों की समस्या रहती है कि सर वो क्लास का टाइम जब थोड़ा सा आपको टाइम मिलता है तो वो चीज़ें आपको करवा देते हैं, और आपको जब भी दिन में टाइम मिले, अगर आप लाइव क्लास को नहीं देख पाते तो जरूरी नहीं ये लाइव क्लास नहीं, लाइव क्लास के साथ साथ में रिकॉर्डेड क्लास भी आपकी है, तो आपको क्या है कि चीज़ें समझ में आनी चाहिए, यही मेरा प्रयास रहता है। ठीक है, आप अगर दिन में सुबह क्लास कर रहे हैं तो आप इसको रात तक देख लीजिएगा। ठीक है, टॉनिक के तौर पे लेंगे, दवा के तौर पे, तो समस्या कम होगी। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या हो जाएगा, जो आज का अंतिम प्रश्न है यहाँ पे। तो आपको समझना क्या है, यहाँ पे सिंगापुर में फ्लोटिंग सोलर फार्म यहाँ पे बना दिया। अब देखो दो चीजें आपको समझना है, मैंने क्या बताया, अगर आपको शब्द का अर्थ पता है तो आपको समस्या कम होगी। अब कई सारे लोगों को समस्या होगी कि भाई फ्लोटिंग क्या होता है। फ्लोटिंग का मतलब होता है किसी भी चीज का तैरना, पानी के ऊपर जो चीजें तैरती हैं उनको बोला जाता है फ्लोटिंग। तो सिंगापुर में फ्लोटिंग सोलर फॉर्म बना दिया गया है। समझ में आ गया। तो सिंगापुर की बात हो रही है, कहां पे बनाया गया, सोलर फॉर्म अभी तैरता हुआ। आपसे पूछेगा, अब देखो दो तरीके से प्रश्न पूछता है, इंग्लिश वालों तो फ्लोटिंग लिख देगा, लेकिन हिंदी वालों के लिए क्या बना देगा, तैरता हुआ सोलर फॉर्म अभी हाल ही में कहां पर बनाया गया है। तो आंसर क्या आ जाएगा, सिंगापुर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करते हैं, अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं, लग रहा है कि मेरे द्वारा जो मेहनत की जा रही है वो सच में आपके लिए कुछ बेनिफिट हो रहा, तो आप प्लीज क्लास को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंडों के साथ में। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सिंगापुर दुनिया के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर फार्म का निर्माण यहाँ पे कर रहा है। तो ये किस लिए कर रहा है, तो आपने पूछा, जलवायु परिवर्तन को चेंज करने के लिए यहाँ पे किया जा रहा है। इसने इन ऊर्जा संयंत्रों को अपने तटों और जलाशयों पर स्थापित करने का फैसला ले लिया है। देश का अगर लक्ष्य है तो ये भी चीज आपको याद रखना है, 2025 की कीमत 4 गुना उपयोग करना हो जाएगा। जो देश की बिजली जरूरत लगभग 2% घरों के लिए 2030 तक 3% हो जाएगा, और प्रति करीब हाँ बात करें 3,50,000 घरों के लिए पर्याप्त है। तो ये पॉइंट आपका फैक्ट डाटा है, फैक्चुअल डाटा है, तो ये भी आपको साथ में याद रखना है कि 2050 तक कितना हो जाएगा, 4 गुना। अगर आपसे पूछा जाए 2030 तक कितना, 3% यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद में अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा, कुछ चीजें आपको समझ में आई हैं, और जो साथी चैनल पे अभी नए हैं और अभी तक अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले नंबर पे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। इसके बाद में आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। बेल आइकन प्रेस करने से फायदा क्या होगा समझ लेते हैं। इसमें पैसा आपका कोई नहीं लगता है, ठीक है ना। कई सारे लोग डरते रहते हैं कि पता नहीं क्या, अगर बेल आइकन प्रेस कर लिया तो हो सकता है पता नहीं कुछ पैसा सा मेरा कट जाए, तो ये आपकी गलतफहमी है। बेल आइकन से फायदा इतना होगा कि आपको जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा, जब भी कोई लाइव क्लास होगी, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई आपकी लाइव क्लास चल रही है। ठीक है, इसके बाद में आपको लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा आपको लाइक करना है। देखो लाइक करने से भी ये कई सारे लोग समझते हैं कि पता नहीं इनको पता नहीं कौन सा कितना सारा पैसा मिल रहा। बात पैसे की नहीं होती, बात यहाँ पे होती है कि ये पता चलता है कि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं, हमें कितने लोग उसको लाइक कर रहे हैं, हमारे काम को कितना लाइक कर रहे हैं, ये चीज आपको मायने रखती है। ठीक है ना।
तो यहाँ से एक आप ये मिलता है कि हाँ आप ज़्यादा लोग आपको पसंद कर रहे हैं, तो और काम करने की क्या होती है, आपकी क्षमता डेवलप होती है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। शेयर करने के साथ साथ आप लोगों को कमेंट करके बताना कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, क्या क्या चीज़ आपको अच्छी लगी, क्या और इस सेशन में इंप्रूव होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको सर्च करना पाठशाला विद गौरव। आपको पेजेस बने हुए, वहां पे आपको डेली की डेली अपडेट भी प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ के लिए समस्या हो रही तो आप पीडीएफ के लिए क्या करें, हमारा टेलीग्राम चैनल पाठशाला विद गौरव को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपको डेली की डेली पीडीएफ वहां से प्राप्त होती रहेगी। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहाँ पे फिनिश करते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।